सो वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन क्लास। ठीक है, मैथ्स 4024 रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। यू गाइस नो दैट एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स आर नियर और टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं हमारे सिलेबस में जो कि हमें कवर करने हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह होता है हर साल हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के टॉपिक्स आते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारे पास अब जितनी क्लासेस रह गई हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें। कम से कम हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अगर मैं आपको करवा दूँ, हम लोग साथ मिलकर डिस्कस कर लें, तो कुछ ना कुछ रिवीजन आपको थोड़ा बहुत हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर तुम लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, इस क्लास में मैंने इस तरह प्रिपेयर किया है कि वी विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज जो हमारे पास टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में। अलोंग विद इनइक्वालिटीज वी विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज वेल। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्कस कर लेंगे। फ्रैक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने के भी एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये इस तरह मैंने आज की क्लास में प्लान किया है। ठीक है, तो स्टार्ट हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ जून 2007। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है जिसमें उसने हमें एक अनशेडेड रीजन आर दिया हुआ है। ठीक है, और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द डायग्राम ए इज द पॉइंट 63 एंड सी इज द पॉइंट -8 -4। कह रहा है कि इस डायग्राम में आपके पास एक पॉइंट ए है जिसकी वैल्यू है 6 और 3, जिसके कोऑर्डिनेट 6 और 3 हैं। सी एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -8 और -4 हैं। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ए बी, इस लाइन की इक्वेशन वो हमें दे रहा है y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, y एक्सिस को कट कर रही है तो 3 पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन ए बी की जो इस लाइन ए बी की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू 3 एंड द इक्वेशन ऑफ सी बी इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। तो और लाइन ये जो सी बी है इसकी इक्वेशन भी वो हमें दे रहा है x प्लस 4 और मुझसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। तो अगर मैं पॉइंट बी को आइडेंटिफाई करूं, एनालाइज करूं, तो मुझे नजर आएगा कि दिस पॉइंट बी इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी एंड सी बी। ये लाइन ए बी और सी बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ए बी और सी बी की इक्वेशंस हैं तो मैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं बिल्कुल इसी तरह करूंगा क्योंकि मेरे पास ए बी की इक्वेशन भी मौजूद है y इज इक्वल टू 3 और मेरे पास सी बी की भी इक्वेशन मौजूद है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला हूँ। y की वैल्यू 3 मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ जाएगा और इस 4 को जब मैं शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पर तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस तरह b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास -1 और 3 आ जाएंगे। मेरे पास दोनों इक्वेशंस थी, मैंने दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट बी निकाल लिया। पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी एंड सी बी। तो मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 और 3। नेक्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि ये जो अनशेडेड रीजन आ रहा है इसको 3 इनइक्वालिटीज डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी वर्डिंग्स पे भी गौर करें। द अनशेडेड रीजन आर इनसाइड ट्राइंगल एबीसी इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। वो ये कह रहा है कि ये जो रीजन आ रहा है ये एक ट्राइंगल के अंदर है एबीसी और ये ट्राइंगल के अंदर है और मुझे इनसाइड रीजन के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके वजह से मैं जो ये लाइंस हैं इनको एक तरह से डॉटेड लाइंस कंसिडर कर रहा हूँ और आप इसीलिए देखोगे कि जब उसने एक इनइक्वालिटी मुझे दी है तो उस इनइक्वालिटी में इसने ग्रेटर देन लेस देन यूज किया लेकिन इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया। और यहाँ चूंकि लाइन बोल्ड है, ठीक है, मैंने ये चीज आइडेंटिफाई की थी, मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जब भी लाइन बोल्ड होगी हमेशा इक्वल टू का साइन भी आएगा। रीजन आर जो है वो इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी इज डिफाइंड बाय। तो ये जो बाउंड्रीज हैं इसको उसने डॉटेड लाइंस की तरह कंसिडर किया नहीं कर रहा, इसी वजह से उसने जो है वो लेस देन का साइन यूज किया, इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया। और मुझसे कह रहा है राइट डाउन द अदर 2 इनइक्वालिटीज, मुझे बाकी 2 इनइक्वालिटीज लिखनी है। तो मुझे पता है कि इन ऑर्डर टू राइट द इनइक्वालिटीज आई फर्स्ट हैव टू राइट द इक्वेशन। मुझे दोनों लाइंस की पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और फिर मैं उस इक्वेशन को जो है वो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा बाय लुकिंग एट द रीजन। रीजन को देखना पड़ता है कि रीजन लाइन के अबव है कि बिलो है। अगर रीजन अबव द लाइन है तो मैं ग्रेटर देन का साइन यूज करता हूँ और अगर बिलो द लाइन है तो मैं लेस देन का साइन यूज करता हूँ। तो वही स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ। पहले मैं जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इनइक्वालिटी लिख लूं क्योंकि इसकी इक्वेशन उसने मुझे दी हुई है y इज इक्वल टू 3। अब मुझे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है ये जो अनशेडेड रीजन है ये बिलो द लाइन है कि अबव द लाइन। तो चूंकि ये बिलो द लाइन है, ये लाइन से नीचे है, तो इसीलिए जो है वो एक इनइक्वालिटी हो जाएगी y इज लेस देन 3 क्योंकि बिलो द लाइन का मतलब होता है लेस देन। और चूंकि मैं इन लाइंस को डॉटेड लाइंस की तरह कंसिडर कर रहा हूँ तो इसीलिए मैंने इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ इनसाइड रीजन की बात करनी है। तो मैं बाउंड्रीज को कंसिडर नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने लिखा है y इज लेस देन
3। लास्ट इनइक्वालिटी लिखने के लिए पहले मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इस इक्वेशन को इस लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है और एक ग्रेडियंट चाहिए होता है। तो मैं जब इस लाइन को गौर करूंगा तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0 है। इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट चाहिए, तो लकीली मेरे पास पॉइंट ए भी है और मेरे पास पॉइंट सी भी है। तो मैं पॉइंट ए और सी, जो कि मेरे पास पॉइंट ए की वैल्यू जो है वो 6 और 3 गिवन है, और पॉइंट सी जो है उसकी वैल्यू मेरे पास -8 और, तो मैं इन दोनों को यूज करके फर्स्ट पॉइंट को मैं x1 y1 बोलूंगा, सेकंड पॉइंट को मैं x2 y2 बोलूंगा, और ग्रेडियंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है y2 माइनस y1। तो y2 मेरे पास है -4, तो -4 -3 और -8 और -6 जो है ये मेरे पास -7/14 हो जाएगा। और -7/14 को जब -7/-14, और जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ। और इस लाइन की ग्रेडियंट मैंने फाइंड आउट कर ली है, इस लाइन की ग्रेडियंट मेरे पास हाफ आ रही है। तो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन की। m की जगह पे ग्रेडियंट यूज करूंगा हाफ, x की जगह पे x लिखूंगा, c की जगह पे 0 लिखूंगा, इसलिए मैंने c line y is equals to half x. Now I have to convert this equation into inequality, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि जो मेरा अनशेडेड रीजन है वो अबव द लाइन है कि बिलो द लाइन है। हमेशा आप लाइन को नीचे से देखते हो, ठीक है, तो अबव द लाइन है शेडेड रीजन, तो अबव का मतलब है कि मुझे ग्रेटर देन का साइन यूज करना पड़ेगा, और मेरे पास सिंस बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए मैं जो है वो इक्वल्स टू का साइन नहीं यूज कर रहा, इसलिए जो रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज y इज ग्रेटर इनइक्वालिटी है, जो क्वेश्चन ने मुझे बोला था लिखने के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इनइक्वालिटी का, ठीक है, इस 2010 का है, इस डॉटेड लाइन है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन नहीं आएगा, और उसने ये चीज क्वेश्चन में भी लिख दिया, द शेडेड रीजन आर कंटेन्ड इनसाइड द डॉटेड बाउंड्री। डॉटेड बाउंड्री मींस ये डॉटेड बाउंड्री है, बाउंड्री पे हम कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, बाउंड्री पे जो भी पॉइंट्स हैं वो हम इग्नोर करेंगे, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, एक इनइक्वालिटी उसने मुझे दे दी है, x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब उसने ये वाली लाइन की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 2, और चूंकि जो रीजन है वो 2 से बड़ी वैल्यूज की तरफ है, इसलिए जो है वो इसकी इनइक्वालिटी बन गई x इज ग्रेटर देन 2। आई हैव टू राइट द अदर 2 इनइक्वालिटीज, बाकी दो मुझे लिखनी है। तो सबसे पहले मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखूं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 12 है, और चूंकि मेरा रीजन बिलो द लाइन है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो रीजन जो है वो शेडेड रीजन बिलो द लाइन है, तो इसलिए मैंने y की जगह पे इक्वल्स टू, मैंने अपनी इक्वेशन को इनइक्वालिटी, फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई, वो आ गई y इज लेस देन 12 बिकॉज द रीजन इज बिलो द लाइन एंड व्हेनेवर द लेस देन साइन, ठीक है, अगर अबव होता तो मैं ग्रेटर देन साइन यूज करता। अच्छा, ये भी ये वाली लाइन भी हो गई है, वो वाली लाइन। अब लास्ट लाइन के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखूंगा कि लाइन जो है वो उसका y इंटरसेप्ट क्या है। तो सिंस द लाइन इज अगेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो c की वैल्यू 0 आ गई, और अब मुझे ग्रेडियंट चाहिए, तो ग्रेडियंट के लिए मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ इस लाइन पे 0 0, और एक पॉइंट मैं जो है वो ये ले लेता हूँ 2 और 4, और इन दो पॉइंट्स को यूज करके जब मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा इस लाइन की y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आएगी इस लाइन की वो आएगी 2। इन्होंने जो है वो 1.1 और 2 लिया है, 2 और 4 लिया है, आप 0 0 और 2 4 भी लोगे तो यही आंसर आएगा, आपके पास ग्रेडियंट 2 ही आएगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए ग्रेडियंट की जगह पे ग्रेडियंट लिख दिया, y इक्वल टू 2x। अब सिर्फ ये देखना है कि रीजन अबव द लाइन है कि बिलो द लाइन है, तो आपके पास लाइन ये रही, और आप नीचे से देख रहे हो इसको रीजन को, तो रीजन इज अबव द लाइन, तो अबव द लाइन का मतलब है ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा, क्योंकि बाउंड्री डॉटेड है, बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करना। वेयर सी एंड डी आर पेयर है, सी और डी, जहां सी और डी इंटीजर्स हैं, ठीक है, एक्स की जगह पे उसने सी लिख दिया और वाई की जगह पे उसने डी लिख दिया। ये जो है वो शेडेड रीजन आर के अंदर लाए करते हैं। मुझसे कह रहा है दो पार्ट्स में पूछ रहा है, फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी प्लस डी। तो सी प्लस डी और डी की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लूं कि सी और डी की वैल्यूज हो क्या क्या सकती हैं। तो अगर मैं सी की बात करूं, मतलब एक्स की बात करूं, तो मेरे पास जो है वो 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बाउंड्री पे है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। तो सी की वैल्यू मेरे पास 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी। डी की मैं बात करूं तो डी की वैल्यू 4 नहीं होगी, क्योंकि 4 बिल्कुल बाउंड्री पे है। तो 5 6 7 8 9 10 11 तक सी की वैल्यू हो सकती है, डी की वैल्यू हो सकती है, 12 नहीं हो सकती। तो इसी वजह से मेरे पास जो डी की वैल्यू आ रही है वो 5 6 7 8 9 10 11 तक आ रही है, ठीक है।
सिंस आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c प्लस डी, तो c की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई और d की मैक्सिमम वैल्यू 11 हो गई, तो 5 प्लस 11 16, तो पार्ट 1 का आंसर मेरे पास 16 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c प्लस डी इज इक्वल टू 16, क्योंकि c की मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है और d की मैक्सिमम वैल्यू 11 आ रही है, तो दोनों को ऐड किया तो 16 आ गया। सेकेंड पार्ट में मुझसे कह रहा था वैल्यू ऑफ d गिवन दैट d इज 3 टाइम्स ऑफ c। तो अगर मैं c की वैल्यूज को देखूं और अगर मैं 5 से शुरू करूं तो 5 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई और 15 जो है वो इस रीजन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये 12 से ज्यादा रीजन नहीं है, ठीक है, तो 15 मैंने हटा दिया। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 3 से 12, 12 जो है वो बाउंड्री पे आएगा, तो बाउंड्री पे इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसने मुझे बोला है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है सी और डी दैट लाइज इनसाइड द रीजन, ये रीजन के अंदर है। और फिर अगर मैं लास्ट वैल्यू सी की ले लूं 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आएगा, तो 9 बिल्कुल आंसर हो सकता है क्योंकि 9 जो वैल्यू ऐसी है वो रीजन के अंदर आएगी और 3 और 9 जो है वो मेरे पास एग्जैक्टली इधर कहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो डी की वैल्यू है वो 9 आ रही है, क्योंकि डी की वैल्यू 9 है तो सी की वैल्यू 3 है और उसने मुझे बोला है कि डी इज बेसिकली 3 टाइम्स सी। तो सी अगर 3 है तो 3 3 9, तो डी की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। तो सेकंड पार्ट का आंसर मेरे पास 9 आ गया और फर्स्ट पार्ट का आंसर 16 आ गया और ऊपर उसने मुझे दो इनइक्वालिटीज लिखने के लिए बोली थी, तो मैंने दोनों इनइक्वालिटीज लिख ली। एक और क्वेश्चन इनइक्वालिटी का डिस्कस कर लेते हैं, इसमें भी बिल्कुल यही काम करना है, ठीक है, और ये 2014 का क्वेश्चन है। इसमें उसने अगेन हमें एक शेडेड एरिया दिया हुआ है, शेडेड एरिया, और मुझसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। इस लाइन की ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है, तो इस लाइन की ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे कोई भी दो पॉइंट्स इस लाइन पे लेने हैं। तो मैंने पहला पॉइंट जो है वो 0 और 1 ले लिया। दूसरा पॉइंट मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी बिल्कुल सॉलिड पॉइंट है, 4 यहाँ x की वैल्यू है, 3 यहाँ y की वैल्यू है, तो कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करके y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से जो है वो आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने भी यही दो पॉइंट लिए 0 1 4 और 3 और ग्रेडियंट फाइंड आउट की, तो इसकी ग्रेडियंट आ गई 1/2 जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटी। कह रहा है ये जो शेडेड रीजन है ये 3 इनइक्वालिटीज से डिफाइन हो रहा है। एक इनइक्वालिटी इसने मुझे दे दी है x+4 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ इक्वल्स टू इस वजह से आया क्योंकि मेरे पास लाइन जो है वो बोल्ड है, ठीक है, इसका मतलब है कि बाउंड्री इंक्लूडेड है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 का मतलब है y इंटरसेप्ट 4, तो इसका मतलब है कि ये 4 से पास हो रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन इस लाइन की है। मुझे बाकी इन दोनों इक्वेशंस इन दोनों लाइन की पहले इक्वेशन लिखनी है और उनको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं इस वर्टिकल लाइन की बात करता हूँ जो कि x एक्सिस से पास हो रही है 1 से, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 1, और चूंकि शेडेड एरिया जो है वो x की 1 से बड़ी वैल्यूज की तरफ है, तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो अपनी इनइक्वालिटी को चूंकि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा, और चूंकि बाउंड्रीज इंक्लूडेड है, बोल्ड है, तो मैं यहाँ इक्वल टू का भी साइन यूज करके अपनी इनइक्वालिटी लिख लूंगा जो कि आ जाएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सेकेंड लाइन जो है वो मेरे पास ये वाली है जिसकी ग्रेडियंट मैंने फाइंड आउट की है, लाइन एल। इसकी इक्वेशन लिखने के लिए मुझे सिर्फ ये देखना है, ग्रेडियंट मेरे पास है हाफ, मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, और मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है, तो इसका y इंटरसेप्ट 1 आ रहा है, तो इसकी इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो बन जाएगी y इज इक्वल टू हाफ x प्लस 1, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बन गई। और चूंकि मुझे इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो आई जस्ट हैव टू लुक द रीजन, रीजन इज अबव द लाइन। अगर मैं नीचे से इस लाइन को देखता हूँ तो रीजन जो है वो अबव द लाइन है, वो लाइन के ऊपर है, तो ऊपर का मतलब है कि मैं ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा, और चूंकि लाइन मेरी बोल्ड है तो इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज करूंगा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ x प्लस 1, जो कि मेरे पास दूसरी इनइक्वालिटी आ जाएगी जो कि मुझे रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन में। तो आप ये देख रहे हो कि आपको हर क्वेश्चन में उसने इनइक्वालिटी लिखवाई है, तो इनइक्वालिटी लिखने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती है और फिर उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रीजन इज अबव द लाइन और बिलो द लाइन। अगर बिलो द लाइन है तो फिर आप लेस देन का साइन यूज करते हो, अबव द लाइन है तो आप ग्रेटर देन का साइन यूज करते हो। बाउंड्रीज भी मैटर करती हैं, अगर डॉटेड लाइन है तो आप इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं करोगे, लेकिन अगर लाइन बोल्ड है तो आप फिर इक्वल्स टू का साइन यूज करोगे। तो कभी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जून 2006 का ये क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यूज फाइंड आउट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने जो है वो काफी तरीके डिस्कस किए थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इसको फैक्टराइज करके सॉल्व किया जा सकता है और इसको फैक्टराइज करके मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर मेथड था वो था स्क्वायर, जो फॉर्मूला था वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड था। जो सबसे पॉपुलर मेथड था वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड था, वही हम यूज करने वाले हैं। उसमें हमें सिर्फ a की वैल्यू, b और c की वैल्यू डिफाइन करनी होती है और ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 आ गई।
बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ -4 हो गया, सी की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है। और मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। दिस इज द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं जिसको। इस फॉर्मूले में से वैल्यूज पुट की मैंने और कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद एक्स की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। द फर्स्ट वैल्यू वाज 2.12 एंड द सेकंड वैल्यू वाज -0.79, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है रिमूव द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई 3a माइनस 4b होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स हटाने हैं, दो तरीके इसको सॉल्व करने के, या फिर आप ब्रैकेट को दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर लो। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इधर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है। a की जगह पे 3a लिखा, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो गया, माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू माइनस 24ab प्लस स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म दैट इज 4b होल स्क्वायर इज 16b स्क्वायर, जो इसका आंसर होगा। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फैक्टराइज कंप्लीटली। फैक्टराइज कंप्लीटली है, चार टर्म्स है मेरे पास, चार टर्म्स है, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू टेक कॉमन। फैक्टराइज का मतलब होता है आई हैव टू मेक ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स बनाने के लिए कॉमन लेना पड़ता है। तो चार टर्म्स में मैं जो है वो फर्स्ट टू को पेयर बनाता हूँ, फर्स्ट टू में मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो इनसाइड द ब्रैकेट 3 माइनस 3 प्लस 2t आ जाएगा, और फिर मैं दोबारा अगर माइनस यहाँ से मैं माइनस वाई कॉमन ले लूँ तो फिर दोबारा ब्रैकेट में जो है वो 3 प्लस 2t आ जाएगा। और मेरे पास 3 प्लस 2t और 3 प्लस 2t दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो मैं ये इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले सकता हूँ। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइनस वाई और ब्रैकेट में 3 प्लस 2t, जो कि फैक्टराइज हो गया कम्प्लीटली। इससे ज़्यादा जो है वो इस क्वेश्चन को मैं और फैक्टराइज नहीं कर सकता। तो ये बेसिक अलजेब्रा हो गई थोड़ी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमने देख लिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, सी जो है वो कांस्टेंट होता है इक्वल्स टू 0। और ये जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पॉपुलर मेथड है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। इसके बाद हमारे पास जो दो क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में वो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो उनको भी जरा देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में वो हमें कंडीशन देता है और फिर एक इक्वेशन देता है बनाने के लिए, तो हम वो पहले इक्वेशन को शो करते हैं, बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करके जो है वो रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यूज निकालते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें फर्स्ट पार्ट में उसने ये इक्वेशन दी हुई है जो कि फ्रैक्शनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के वो हमें 2 मार्क्स देगा। 7x प्लस 1/4 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 4 और 2 है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7x प्लस 1 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस के साथ 2 को आपने 4 बनाया तो मल्टीप्लाई बाय 2 विद द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एज वेल, तो ये 2x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5। नेक्स्ट पार्ट में अगेन वी हैव टू सॉल्व एन इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, या फिर आप इस -81 को शिफ्ट करो दूसरी साइड पे, ये प्लस का 81 हो जाएगा, और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड y की दो वैल्यूज आ जाएंगी +9 और -9। इन्होंने आइडेंटिटी से सॉल्व किया, आइडेंटिटी से भी देख लेते हैं किस तरह इन्होंने सॉल्व किया है। इन्होंने यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज की है, a की जगह पे y लिखा, b की जगह पे 9 लिखा क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, और फिर एक बार इसको पॉजिटिव के साथ लिखा y प्लस 9 और एक बार इसको नेगेटिव के साथ लिखा, जिस तरह आइडेंटिटी हमें बताती है। ये आइडेंटिटी मैं इस वाली आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एक बार प्लस के साथ आती है a प्लस बी और एक बार माइनस के साथ आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में प्लस आ जाता है और फिर अगले ब्रैकेट में जो है मैं एक माइनस साइन के साथ भी जो है वो इसको लिख देता हूँ। तो दिस इज द आइडेंटिटी, ये भी अप्लाई हो सकती है, या फिर आप इसको जो है वो 81 को शिफ्ट करके टेकिंग स्क्वायर रूट भी ले सकते हो, उससे भी यही काम किया, दो ब्रैकेट्स लिख लिया और फिर बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करके पहले y की वैल्यू -9 आ गई और दूसरे में y की वैल्यू जो है वो मेरे पास 9 आ गई। चूंकि y पे स्क्वायर था इसलिए हमेशा दो आंसर आएंगे। थर्ड पार्ट में वो मुझे एक पैरेललोग्राम दे रहा है और उस पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो h है, और मुझसे ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स परपेंडिकुलर हाइट। वो 6 सेंटीमीटर मोर है परपेंडिकुलर हाइट से, जो कि h सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मुझे दे रहा था और मुझसे कह h सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब मुझे ये इक्वेशन बनानी है अपने इस डाटा को यूज करके। तो मेरे पास सिंस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन है तो मैं एरिया का ही फॉर्मूला यूज करूंगा और इस इक्वेशन को बनाऊंगा। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। बेस मेरे पास 6h है,
ठीक है, पहले मैंने डिफाइन कर दिया परपेंडिकुलर हाइट मेरे पास h सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द बेस इज 6 plus h सेंटीमीटर. आई नो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. Base is 6 plus h and height is h. When I will multiply these two, this will become 6h plus h square. 33.25 क्वेश्चन में गिवन था एरिया. अब मैं इसको इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा. सिंस आई हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन, मुझे ये इक्वेशन बनानी है, तो मैं इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा. डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा, रिड्यूस करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 133/4. और इस 4 को यहाँ जो डिवाइड हो रहा है इधर भेज के मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, जो मुझे शो करनी थी. 4h स्क्वायर प्लस 24h माइनस 133 इक्वल टू 0. नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो. तो सॉल्व करने के लिए अगेन मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया. a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू प्लस 24 है, c की वैल्यू माइनस 133 है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया और मेरे पास h की 2 वैल्यूज आ गई, एक 3.5 आ गई और एक माइनस 9.5 आ गई. सिंस हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू मैं डिस्कार्ड, 3.5 आ गई. व्हाट इज द लेंथ ऑफ, जो है वो हाइट से 6 है, वो 3.5 आ रही है. ऐड करूंगा तो मेरे पास जो लेंथ आ जाएगी बेस की, दैट विल बी 9.5 सेंटीमीटर. इसी तरह का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मेरे पास 2 रेक्टेंगल हैं. 2010 नवंबर का ये पेपर है और 2 रेक्टेंगल्स हैं मेरे पास. एक रेक्टेंगल ABCD है, दूसरा रेक्टेंगल PQRS है. और ये मुझसे ये कह रहा है कि दीज 2 रेक्टेंगल्स हैव एन एरिया ऑफ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका एरिया भी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एरिया भी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है. AD की जो लेंथ है, AD की जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर दी हुई है और PS की जो लेंथ है वो x प्लस 5 दी हुई है. मुझसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ x एन एक्सप्रेशन फॉर AB की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ x और PQ की भी एक्सप्रेशन फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ x. तो मुझे क्योंकि एरिया गिवन है तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल से ही ये एक्सप्रेशन बना सकता हूँ. मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो लेंथ मेरे पास ये हो गई और विड्थ जो है वो मेरे पास AB हो गई. तो मैंने यही फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मेरे पास x थी मल्टीप्लाई बाय विड्थ मेरे पास AB थी. एरिया की जगह पे 13 जो कि वैल्यू गिवन थी, x की जगह पे x लिखा और AB की वैल्यू चूंकि फाइंड करना है तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. तो AB की जो एक्सप्रेशन आ गई वो आ गई 13/x सेंटीमीटर. इसी तरह PQ का भी एरिया 13 ही है, तो PQ की भी जो है वो मैंने इसी तरह एरिया की मदद से जो है वो PQ की भी एक्सप्रेशन बना ली, जो कि 13/x प्लस 5 आ रही है, बिल्कुल इसी तरह. नेक्स्ट पार्ट में फिर उसने मुझे बोला कि ये जो कंडीशन आपको मैं दे रहा हूँ इसको यूज करो और ये इक्वेशन बनाओ. और कंडीशन क्या दे रहा है? कंडीशन दे रहा है कि AB इज 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन PQ. कह रहा है AB जो है वो 3 सेंटीमीटर बड़ी है PQ से. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन AB एंड PQ इज 3 सेंटीमीटर. AB और PQ का जो डिफरेंस है वो 3 सेंटीमीटर है. तो मैं इसी डेफिनेशन को, इसी जो है वो गिवन को यूज करता हूँ. AB की जगह पे मैंने AB की लेंथ लिखी 13/x क्योंकि AB ग्रेटर है, माइनस PQ की जगह पे PQ की लेंथ लिखी और दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 के बराबर है, तो मैंने उनको 3 से इक्वेट कर दिया. अब मैंने एलसीएम ले लिया, x और x प्लस 5 का एलसीएम x प्लस 5 आ गया. 13 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, 13 बाहर आ गया, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा. x और x प्लस 5 एलसीएम आ गया. यहाँ x था, x प्लस 5 नहीं था, तो मैंने 1 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन यूज किया. यहाँ x प्लस 5 था, x नहीं था, तो मैंने उसको x से मल्टीप्लाई किया. और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद जब मैंने इक्वेशन बनाई तो इक्वेशन एज इट इज वही वाली आ रही थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 65 इक्वल्स टू 0. और इक्वेशन बनाने के बाद नेक्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को एंड गिव योर आंसर टू टू करेक्ट डेसिमल प्लेसेस. तो मैंने जो है वो सॉल्व करना है. फिर मैंने वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया. ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 15 है, सी की जगह पे माइनस 65 है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू वाज 2.78, द नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि लेंथ थी तो लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर ली, नेगेटिव को मैंने डिस्कार्ड कर दिया. नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ा तो नेक्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है शो करो कि पेरीमीटर ऑफ ABCD जो है वो 14.9 सेंटीमीटर आ रहा है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. तो AB इज अ रेक्टेंगल, चूंकि AB रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ ऑफ बोथ द साइड्स. ठीक है, तो दोनों साइड जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ को ऐड कर देता हूँ 2 टाइम्स. तो मैंने लिखा 2 टाइम्स PQ प्लस PS. PQ की वैल्यू है 13
सॉरी ए बी की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी डी, तो 2 टाइम्स ए बी प्लस ए डी। ए बी की वैल्यू 13/x थी, x की जगह पे मैंने 2.78 यूज किया। ए डी की वैल्यू x थी तो मैंने 2.78 यूज किया, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा था 14.9 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, जो कि मुझे शो करना था। लास्ट पार्ट में बिटवीन द पेरीमीटर्स ऑफ द टू रेक्टेंगल पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बिल्कुल उसी तरह किया, 2 टाइम्स पी क्यू प्लस पी एफ। पी क्यू की जगह पे 13/x+5 था, x की जगह पे 2.78 लिखा, और पी एस जो है वो x+5 था, तो x की जगह पे फिर 2.78 लिख के मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास जो पी क्यू आर एस का पेरीमीटर आ रहा था वो आ रहा था 18.9 सेंटीमीटर, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और लास्ट में मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो डिफरेंस के लिए मैंने दोनों पेरीमीटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए बी सी डी का पेरीमीटर जो था वो 14.9 था, पी क्यू आर एस का पेरीमीटर जो है वो 18.9 था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंस आ गया दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। तो आई होप ये थोड़ा सा तुम लोग को क्लियर टॉपिक्स के किस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है। तो तुम लोग बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और अगर तुम लोग को कोई चीज़ फिर भी क्लियर नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हमारी जो भी होगी उसमें आप बिल्कुल अपना कंसर्न रेज करो, मुझसे वो क्वेश्चन पूछो, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।